बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स इन बोर्ड चैप्टर 11 हीट, और हम कर रहे थे पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स। तो हम करेंगे आज इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में 2006 और 2007 के हीट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। अभी देखिए कि 2006 का न्यूमेरिकल क्या है। फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ ब्रास स्फीयर of 0.6 diameter when it is heated from 30 degree Celsius to 100 degree Celsius। और यहाँ पे ब्रैकेट में अल्फा की वैल्यू दी हुई है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और ये क्योंकि कांस्टेंट है और ये जो है मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो इसकी वैल्यू जो है याद करके नहीं जाते हैं आप लोग, बल्कि ये आपकी बुक में टेबल में गिवन होती है और एग्जाम में न्यूमेरिकल के साथ दी जाती है। तो यहाँ पे देखें अल्फा किसका है, और यहाँ पे ब्रास देखें आपके पास मटेरियल है, तो ब्रास का ये अल्फा है 19 एक्सपोनेंट -6 पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट इसका देखें आप, पर डिग्री सेल्सियस भी लिखा हो सकता है या पर केल्विन भी हो सकता है, ये ठीक है। तो दोनों यूनिट में जो है हमारे पास वैल्यू सेम होती है। और यहाँ पर अगर देखें पर डिग्री सेल्सियस है तो आप उसको केल्विन में भी लिख सकते हैं, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, केल्विन के साथ जब आप लिखेंगे तो इस वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, केल्विन में भी सेम वैल्यू होती है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि हमें मालूम क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि आपके पास एक क्या है, एक ब्रास स्फीयर है ये, ठीक है, एक ब्रास का ये स्फीयर है इस तरह से। और इसका देखिए यहाँ पर अभी समझ लें कि ये इसका कोई इनिशियल वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जितनी जगह घेरता है वो उसका वॉल्यूम होता है, तो एक इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा। अब इसको क्या कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं, किस टेम्परेचर पर है, अभी इनिशियल जो है ये किस टेम्परेचर पर है, ये 30 डिग्री सेल्सियस पर है, ये इसका इनिशियल टेम्परेचर है, इसको हम T1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब जब इसको हीट करते हैं तो किस टेम्परेचर तक हीट करते हैं, इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करते हैं, तो ये होगा इसका फाइनल टेम्परेचर T2, ठीक है। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो हमने एक्सपेंशन में पढ़ा है कि वो चीज़ एक्सपेंड होती है ये, ठीक है। तो एक्सपेंड का मतलब है उसका साइज़ जो है बड़ा हो जाता है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्फीयर भी बड़ा हो जाएगा, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक इनिशियल वॉल्यूम होता है जिसको हम V1 से डिनोट करते हैं, एक फाइनल वॉल्यूम होता है जिसको हम V2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें निकालना होता है चेंज इन वॉल्यूम तो वो होता है V2 - V1, और उसको हम डेल V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको डेल V कैलकुलेट करना है, यानी चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ब्रास स्फीयर का ये। यहाँ पर आप ये देखें कि हमारे पास इसका डायमीटर गिवन है, ठीक है, 0.6 मीटर इसका डायमीटर है। और डायमीटर क्या होता है, ये देखें जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, जो लाइन सेंटर से पास होती है और सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है, उसको कहते हैं डायमीटर। तो डायमीटर जो ये लाइन, इसकी लेंथ जो है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपको गिवन है 0.6 मीटर। अब अगर आप इससे रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो रेडियस जो है कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है, वो सेंटर से होता है, ठीक है, सेंटर से, ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यानी कि रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर का हाफ जो होता है, ठीक है, वो रेडियस होता है, यानी रेडियस वो लाइन होती है जो सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को, ठीक है, ज्वाइन करके बनाई जाती है। तो हमारे पास, ठीक है, ये जो आपके पास होगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो लेंथ होगी ये होगा इसका रेडियस। तो अब रेडियस हमें पता है डायमीटर का हाफ होता है, तो जब हमें पता है कि अगर आगे हम जो फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं उसमें आपको रेडियस की ज़रूरत होगी, तो हम रेडियस डाटा में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, डायमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। अब डायमीटर की मैंने 0.6 पुट किया, मैंने 2 से डिवाइड किया, मेरे पास रेडियस आ गया 0.3 मीटर, ठीक है, ये स्फीयर का रेडियस आ गया ये। अब हम आगे डाटा बनाते हैं, ठीक है, हमारे पास इनिशियल फाइनल टेम्परेचर है। इनिशियल टेम्परेचर देखिए हमें गिवन था 30 डिग्री सेल्सियस और फाइनल था हमें 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हमें ये पता है कि हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें हमारे पास, ठीक है, आएगा, ठीक है, अगर हमें कंफर्म है कि उसमें हम जो है हमारे पास आएगा डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, T2 - T1। तो किसी फार्मूले में अगर आपके पास डेल्टा टी आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, आप जो है इसको, ठीक है, सेल्सियस वाला जो टेम्परेचर इसे केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी सिर्फ आपको डेल्टा टी में चॉइस होती है ये,
ठीक है, चाहें तो आप ऐसे ही उसको डेल्टा टी निकाल लें, यानी T2 में से T1 माइनस कर दें, ठीक है, तब भी आपके पास वही आंसर आएगा। या आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करके, ठीक है, माइनस करें T2 माइनस T1, तब भी आपका वही सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही इसको माइनस करके आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा केल्विन में आंसर आ जाता है। जो सेल्सियस में आंसर होता है डेल्टा टी का, वही केल्विन में आंसर होता है। तो यहाँ पे हम चेंज नहीं करते हैं, बाकी हर जगह हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना होता है। और केल्विन में चेंज करने का मेथड क्या है कि आप इसमें 273 ऐड कर दें तो ये केल्विन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम 273 ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐड करने के बाद भी जब हम माइनस करेंगे T2 माइनस T1 तो हमारा सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो अब डेल्टा टी अगर हम आगे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये गिवन थी, हमने कॉपी की, 19 एक्सपोनेंट -6 पर डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देखेंगे क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें अल्फा नहीं आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन नहीं आएगा, क्योंकि ये आता है लीनियर एक्सपेंशन में। ठीक है, अब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यानी ये वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो कांस्टेंट होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। और बीटा और अल्फा का हमने रिलेशन ड्राइव किया है, ठीक है, थ्योरी में बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, 3 टाइम्स अल्फा होता है। यानी अगर अल्फा की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करके बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं उसी मटेरियल का, ब्रास का। तो यहाँ पे देखें, मैंने अल्फा की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 3 से, मेरे पास ये आया। ठीक है, यानी मैंने 3 को 19 से मल्टीप्लाई कर लिया और ये मैंने एज इट इज लिख लिया, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, और बीटा का यूनिट भी सेम होता है पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या पर केल्विन, किसी में भी आप लिख सकते हैं। हमने बीटा कैलकुलेट कर लिया। अब ये देखें कि हमें कैलकुलेट क्या करना था, रिक्वायर्ड था हमारा चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी, ये हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो ये चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है, ये होता है 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, एक तो डिपेंड करता है इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, अगर इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो चेंज इन वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, यानी डेल्टा वी जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर के, यानी डेल्टा टी के। तो अगर, ठीक है, हम ज़्यादा टेम्परेचर तक, हाई टेम्परेचर तक हीट करेंगे, यानी डेल्टा टी ज़्यादा होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, वो चीज़ ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर जब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी डेल्टा वी की हमारे पास, ठीक है, फॉर्मूला, ये इक्वेशन है बीटा V1 डेल्टा टी। अब देखें, बीटा हमने कैलकुलेट कर लिया है, हमें V1 कैलकुलेट करना है और डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। फिर वो वैल्यूज़ हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे अब देखें कि मैं डेल्टा टी जो है आपको कैलकुलेट कर रही हूँ। ठीक है, कैसे कर रही हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने इसमें से, ठीक है, आपको T2 में से, ठीक है, मैंने क्या किया है कि T2 में से, ठीक है, T2 में से T1 माइनस किया, ठीक है, T2 में से T1 में से मैंने T1 माइनस किया और यहाँ पर मैंने चेंज नहीं किया केल्विन में। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है 70। 100 में से मैंने 30 माइनस किया, कितना आ रहा है मेरे पास, 70। अब ये 70 आपका सेल्सियस में भी है और इसके आगे जो है आप इस तरह से, ठीक है, लिख दें कि ये 70 जो है आपका, ठीक है, केल्विन में भी आपका पास यही आएगा ये। ठीक है, यानी केल्विन में कन्वर्ट करके करेंगे तभी आपका आंसर 70 आएगा। तो ये केल्विन में भी डेल्टा टी क्या है, 70 है। V1 जो है हमारा इनिशियल वॉल्यूम है और ये स्फीयर का है, तो आप स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे और ये आप, ठीक है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपने जो है प्रैक्टिकल किया होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में और मैट्रिक में। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 3.142 और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, अब ये हम रेडियस ऑफ स्फीयर कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारी वैल्यू क्या थी, 0.3। ठीक है, ये और यहाँ पे क्यूब है तो ये पावर 3 और ये पाई की वैल्यू पुट की मैंने 3.142 और ये फॉर्मूले का था 4/3। अब यहाँ पे देखिए कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप अगर कैलकुलेशन करेंगे उसमें मिस्टेक भी होगी, टाइम भी लगेगा। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 0.3 लिखेंगे और यहाँ पे आपके कैलकुलेटर में क्यूब की होती है, यानी कि एक एक्स बना होता है उसके ऊपर 3 लिखा होता है। ठीक है, क्या होता है आपके पास एक एक्स बना होगा, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लिखा होगा, 3 लिखा होगा। ये क्यूब की होती है, तो इसको प्रेस करते हैं तो आपके पास आंसर जो होता है उस नंबर का क्यूब आ जाता है ये। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 0.3 करेंगे, उसके ऊपर क्यूब,
लगाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3.142 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, इक्वल, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा इनिशियल वॉल्यूम 0.113112। देखें ये स्मॉल नंबर है तो मैंने नंबर जो है डिजिट ज़्यादा लिखे, ठीक है, यानी जितने नंबर आ रहे हैं समझ लें मैंने लिखे। और इसका यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो ये इसका यूनिट होगा मीटर क्यूब। ठीक है, जब भी स्मॉल नंबर हो आपको पॉइंट के बाद कम से कम 4 डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है, वरना आंसर क्या आएगा, रॉन्ग आएगा ये। ठीक, ये हमने लिख लिया। अब हम देखें चेंज इन वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, ये भी हमने लिखा था डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा V1 डेल्टा टी। अब हम इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। V1 हमने ये कैलकुलेट किया है, बीटा हमने पहले कैलकुलेट किया था, और डेल्टा टी हमारा आया था, ठीक है, 70। अब ये हम सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये बीटा की वैल्यू है, ये V1 की है, और ये क्या है आपके पास, ठीक है, डेल्टा टी 70। हमने तीनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी देखें स्टेप बाय स्टेप नहीं करें, एक साथ जो है आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ये लिखें नंबर मल्टीप्लाई बाय दिस, ये नंबर लिखें मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेटर आपको ये आंसर देगा, ठीक है, एक्सपोनेंट में, और इसका यूनिट क्या होगा, ये भी देखें चेंज इन वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, डेल्टा वी का यूनिट भी क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो आप इसी तरह आंसर छोड़ दें, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है, नहीं माइनस होंगे। और आप दूसरा जो है अगर नॉर्मल जो उसका समझ लें कि अगर आप फॉर्म में लिखते हैं, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में, तो देखें क्या होगा, क्योंकि 4 एक्सपोनेंट है और माइनस में, तो माइनस में जो होता है ये पॉइंट जो है फिर क्या होता है, इधर शिफ्ट होता है, और 4 पावर है तो 4 डिजिट जो है इधर शिफ्ट होगा, तो एक डिजिट तो 4 हो गया, आगे डिजिट नहीं है तो फिर हम इधर क्या करते हैं, 3 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 0 लगाए हैं, यानी पॉइंट को मैंने यहाँ से 4 डिजिट शिफ्ट किया है, 1, ठीक है, 2, 3 और 4, पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये नंबर बन जाएगा, यानी बगैर एक्सपोनेंट के अगर आप ये लिखेंगे आंसर तो ये बनेगा 0.000451 मीटर क्यूब। लेकिन ये आंसर लिखने में क्या है आपको, ठीक है, आप रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया कितने ज़ीरो हमें यहाँ लगाने हैं, और यहाँ पर ठीक है अगर आप नंबर यहाँ पे अगर छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, इनएक्यूरेट होगा। ठीक है, तो इसके ज़्यादा सही फॉर्म क्या है इस आंसर की, कि आप इसको इसी तरह से लिख के छोड़ दें, ये आपका आंसर आ गया चेंज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारा 2006 का सेकंड न्यूमेरिकल है हीट चैप्टर का, अ सेल्सियस थर्मोमीटर इन अ लेबोरेटरी रीड्स द सराउंडिंग टेम्परेचर एज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट स्केल एंड इन एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, तो आपको पता है कि टेम्परेचर मेजर करने के 3 स्केल होते हैं, एक होता है सेल्सियस, ठीक है, यूजुअली जो है हम सेल्सियस में टेम्परेचर जो है समझ लें कि हम देख रहे होते हैं, और जैसे कि रूम टेम्परेचर भी हम सेल्सियस में देख रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि आज जो है 40 टेम्परेचर है, ठीक है, आज गर्मी है, तो ये क्या होता है, ये सेल्सियस में टेम्परेचर होता है, तो हम नॉर्मली सेल्सियस में देखते हैं। ठीक है, और जब हम बुखार देखते हैं, फीवर देखते हैं, तो वो हम फ़ारेनहाइट में देख रहे होते हैं, हम कहते हैं कि 100 डिग्री है, ठीक है, ये 99 है, तो ये होता है हमारा फ़ारेनहाइट में, ठीक है, फीवर हम देख रहे होते हैं, बुखार देख रहे होते हैं, ठीक है, यानी बॉडी टेम्परेचर। तो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है समझ लें हमारे नॉर्मल यूज़ में होते हैं। ठीक है, अब सेल्सियस स्केल होता है, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है, और एक होता है आपका केल्विन स्केल, यानी उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, तो एब्सोल्यूट स्केल जो है समझ लें इन तीनों में जो स्टैंडर्ड जो है समझ लें वो है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट स्केल। तो अगर हम टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो केल्विन जो होता है हमारा स्टैंडर्ड यूनिट होता है टेम्परेचर का। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब देखें कि हमें टेम्परेचर गिवन है, किसमें गिवन है हमारे पास, ठीक है, सेल्सियस में गिवन है, फ़ारेनहाइट और ठीक है केल्विन में कन्वर्ट करना है। जब भी देखें एब्सोल्यूट की बात आएगी तो इसका मतलब है आपको टेम्परेचर किसमें चाहिए, आपको केल्विन में चाहिए, केल्विन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब केल्विन में कन्वर्ट करने का इजी मेथड है, जैसे हमने अभी प्रीवियस अब हमने देखा न्यूमेरिकल में कि अगर आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर हो और केल्विन में कन्वर्ट करना तो आप क्या करते हैं, सिंपली 273 ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाता है केल्विन में कन्वर्ट। ठीक है, लेकिन इसके लिए सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, और वो फार्मूला जो है आपको ठीक है याद रखना पड़ेगा, बस एक फार्मूला आप याद कर लेंगे, ठीक है, तो उसी से आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और उसी से फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए हमें जो सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है, वो मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, हम इसको टी सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन हमारे फॉर्मूले में हम जो लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला हम जो याद करते हैं उसमें हमारे पास सी और एफ आ रहा होता है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे सी से और एफ से रिप्रेजेंट किया। तो जो आपके पास सेल्सियस में टेम्परेचर होगा उसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में मालूम करना है, इसको हम एफ से डिनोट करना है, और केल्विन में हमें मालूम करना है, यानी एब्सोल्यूट स्केल में ये हमने के से डिनोट किया है। ये अब देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ठीक है। फॉर्मूला होता है हमारा ये रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल, ये होता है हमारा F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। इसकी डेरिवेशन हम थ्योरी में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब देखें कि अगर आपको सेल्सियस में गिवन है और फ़ारेनहाइट में करना है, तो आप ये इस तरह फॉर्मूला लिखेंगे, और जो टेम्परेचर गिवन है वो किसकी जगह लिखेंगे, सी की जगह लिखेंगे, और फिर कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये काम कर लेंगे हम, जो आंसर आएगा फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब अगर आपको टेम्परेचर किसी और न्यूमेरिकल में फ़ारेनहाइट में दिया है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप वो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सी रहेगा, और फिर आप कैलकुलेशन कर लेंगे। और कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है, यहाँ जो टेम्परेचर है प्लस 32 यहाँ जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कर देंगे 32, ठीक है, और फिर ये 5 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और 9 यहाँ जाके डिवाइड, ठीक है। तो फिर ये करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे हमें सी की वैल्यू दी हुई है, हम सी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सी हमें दिया हुआ है 30, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप कैलकुलेटर से, ठीक है, हम वैसे भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेटर से करें 30 को 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इक्वल डिवाइड करें 5 से, ठीक है, इक्वल, ठीक है, और प्लस 32 आंसर आ जाएगा 86। ये टेम्परेचर आ रहा है हमारा फ़ारेनहाइट में, ठीक है। ये आ गया हमारे पास टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। केल्विन में देखें सिंपली मैंने क्या बताया कि जो भी टेम्परेचर होता है सेल्सियस में उसमें हम ऐड कर देते हैं 273। तो यहाँ पे हम देखें ऐड करना है, हमारा फॉर्मूला भी यही है, सी प्लस 273। सी की वैल्यू क्या है 30, और यहाँ पे ऐड कर दिया हमने 273। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 303 केल्विन, यानी ये हमारा टेम्परेचर आ गया 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर हम देखेंगे केल्विन स्केल में तो वो होगा 303 केल्विन, ठीक है। ये तो हमें काम करने थे, और ये चीज़ जो है हमारे पास, ये जो समझ लें कि ये न्यूमेरिकल है, ये तो यहाँ पे न्यूमेरिकल आया है, लेकिन यूजुअली ये इतना छोटे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये हमसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। कोई टेम्परेचर गिवन होगा और आपको उसको उसके आंसर जो आप बताना होगा आपको केल्विन में या फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो इस तरह से छोटे न्यूमेरिकल हम ऑब्जेक्टिव में भी सॉल्व करते हैं। अब है हमारे पास, ठीक है, 2007 का न्यूमेरिकल, और इसमें क्या करना है हमें, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कंसिडरिंग इज टू बी एन आइडियल गैस, ठीक है, व्हेन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स is 1850 meter per second, 1850 meter per second at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure यानी ATM। अब यहाँ पे देखें आपको सबसे पहले कि कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी, ठीक है, और इसका सिंबल हम क्या लेते हैं, रो लेते हैं, ठीक है। रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे हमें गिवन क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं VRMS। इसके फॉर्मूले डेरिवेशन हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे डाटा के अकॉर्डिंग हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, हम इसके 3 फॉर्मूले देख चुके हैं। यहाँ पे VRMS की वैल्यू दी हुई है 1850 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यूनिट इसका सही है तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में चेंज कर लेंगे, 273 ऐड करके ये हो जाएगा केल्विन में टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है। और VRMS आपको दिया हुआ है 1850 मीटर पर सेकेंड, ये है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आगे देखें प्रेशर दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको देखें कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी आपका प्रेशर हो 1 ATM में, ठीक है, तो आप उसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में यानी पैस्कल में, और पैस्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी प्रेशर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लें या पैस्कल लिख लें। अब यहाँ पे ये देखिए कि 1 ATM जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1.01 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर प्रेशर आपको, ठीक है, ATM में दिया हुआ होगा तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, और जितना भी ATM होगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.01 एक्सपोनेंट 5 से,
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, 1 ATM, तो हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया इसको, ये हमारा कन्वर्ट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। कैलकुलेट हमें क्या करना है, ये देखें रो है, डेंसिटी का सिंबल, आपको डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे VRMS का फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन बाय। अब देखें वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि आपको प्रेशर गिवन है और रो आपको डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें कि डेंसिटी आती है। तो डेंसिटी जिसमें आती है वो फॉर्मूला होता है √3p/रो। ठीक है, ये p प्रेशर है और रो क्या है, डेंसिटी। तो ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे VRMS की और प्रेशर की। देखिए हमने वैल्यूज पुट की VRMS, ठीक है, और ये आपके पास 3 फॉर्मूले में था, और ये प्रेशर है 1.01 एक्सपोनेंट 5, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई होकर भी 1.01 रहेगा, और ये डेंसिटी रो है ये, ठीक है। अब आपको जो कैलकुलेट करना है वो डेंसिटी ये है अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो अब अंडर रूट से हटाने के लिए या अंडर रूट रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। तो आप दोनों साइड की जो है स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो देखें यहाँ पे भी मैंने स्क्वायरिंग की है और इस साइड पे भी मैंने स्क्वायरिंग की है। स्क्वायरिंग से क्या होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास रो आएगा। अब यहाँ पे देखें अभी मैंने इसका स्क्वायर रूट, ठीक है, कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है, और मैंने कैलकुलेट नहीं किया और मैंने क्या कर दिया, ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी क्योंकि मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो डेंसिटी को मैं इधर लेके आ जाऊंगी और ये जो 1850 स्क्वायर है ये इसको मैं यहाँ लेके आ जाऊंगी ताकि हम डेंसिटी कैलकुलेट कर लें। अब यहाँ पे मैंने देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, ठीक है। अभी भी देखें मैंने इसको स्क्वायर कैलकुलेट नहीं किया, ठीक है। अब डायरेक्ट हम कैलकुलेटर से करेंगे क्योंकि देखें जब इसका स्क्वायर करेंगे एक बड़ा नंबर आएगा और जब बड़ा नंबर आप कॉपी करेंगे तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो डायरेक्ट जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.01 एक्सपोनेंट 5 और डिवाइडेड बाय 1850 स्क्वायर, स्क्वायर की होती है, ठीक है, वो प्रेस करेंगे, ठीक है, वो आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपका रो का, ठीक है, 0.08853, ठीक है। और रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो इसका यूनिट भी इसी तरह से बनेगा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास का यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो ये होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये होता है डेंसिटी का यूनिट। आपका कैलकुलेटर अगर इसका आंसर दे रहा है 0.08853 तो आप ऐसे ही लिख लें, ठीक है, ये भी सही है। आपका कैलकुलेटर अगर एक्सपोनेंट में दे रहा है, ठीक है, 8.853 एक्सपोनेंट -2, तो आप उसी तरह से लिख लें और उसको, ठीक है, वहीं पर, ठीक है, स्टॉप कर दें, वही आंसर ले लें, ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्म में। जिस तरह आपको कैलकुलेटर दे रहा है उसी तरह लिख के, ठीक है, आप उसको फिनिश कर दें। नेक्स्ट है हमारा 2007 का न्यूमेरिकल हीट इंजन का, ठीक है। अ हीट इंजन परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ 500 किलोवाट, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज 30%, कैलकुलेट द लॉस ऑफ हीट पर आवर। ठीक है, हीट इंजन जो है देखें उसका जो है समझ लें कि हम जो हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, ठीक है, Q1 से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये होती है हमारी इसकी, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। उसके बाद जो हीट रिजेक्टेड होती है, हीट रिजेक्टेड बाय द इंजन, ठीक है, यानी कि जो हीट वो लूज कर रहा होता है, ठीक है, हीट लॉस्ट बाय द इंजन, उसको हम डिनोट करते हैं किससे, Q2 से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या पूछा है, यहाँ पे आपको यही पूछा है, ठीक है, लॉस ऑफ हीट, ठीक है, लॉस ऑफ हीट यानी आपको Q2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखें लिखा तो ये कि हीट इंजन परफॉर्म्स वर्क एट द रेट ऑफ, लेकिन ये देखें कि यहाँ पे ये वर्क गिवन नहीं है, आप यूनिट से पहचाने, यहाँ पे लिखा है किलोवाट, और वाट किसका यूनिट होता है, पावर का। तो ये जो है पावर गिवन है, वर्क नहीं है, वर्क यहाँ पे हम आगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम पावर है, अब पावर हम लिख लेंगे डाटा में, देखें ये है 500 किलोवाट, 500 किलोवाट हमने लिख लिया। अब ये क्योंकि किलोवाट है, वाट नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में यानी वाट में, ठीक है। और किलो का मतलब क्या होता है, हमेशा जहाँ पे भी किलो हो और आप उसको रिमूव करना चाहते हैं उसकी जगह आप लगाएंगे 1000, ठीक है, हमेशा किलो की जगह आप 1000 लगा देंगे, ठीक है। तो आपके पास वो नंबर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल इसमें यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने किलो की जगह 1000 लगाए, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास आंसर आ गया 5, यानी साइंटिफिक नोटेशन में आ गया 5 एक्सपोनेंट 5, और ये आ गई पावर वॉट में, ठीक है। अब आगे देखें क्या गिवन है, एफिशिएंसी जो है 30% गिवन है,
ठीक है, हमने इसको आगे देखें लिखा 30, ये एफिशिएंसी का सिंबल होता है ईटा, ये परसेंट में गिवन है, यहाँ परसेंट लगाएंगे, परसेंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 30%। अब आगे जब हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमारे लिए इजी ये होता है कि हम एफिशिएंसी का वो फार्मूला यूज़ करें जिसमें मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं आ रहा है, तो उससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो लेकिन हमें वो जो फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें 100 नहीं आता है, तो उसमें जो एफिशिएंसी होती है वो आप ये वाली पुट करते हैं, यानी विदाउट परसेंट। तो ये परसेंट में जो एफिशिएंसी होती है उसको आप चेंज करना पड़ता है आपको डेसिमल में। तो ये जो एफिशिएंसी है जो विदाउट परसेंट है, ठीक है, इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी परसेंट में अगर कोई नंबर दिया है उसको आप चेंज करना चाहते हैं नॉर्मल नंबर में, डेसिमल में, आप उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 30 डिवाइड बाई 100 0.3, ये आ गई एफिशिएंसी, ठीक है, डेसिमल में। ठीक है, अब पीछे देखें और डाटा में क्या दिया है, लॉस ऑफ हीट जो आपको कैलकुलेट करना है वो करना पर आवर, यानी फॉर 1 आवर, 1 घंटे में कितनी हीट लॉस्ट हो रही है, ठीक है, Q2 कितना है, कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, बाय हीट इंजन, ठीक है, इन 1 आवर। ठीक है, तो टाइम हमारा ये गिवन है 1 आवर, ठीक है, इसको भी हम डाटा में लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। अब ये देखिए कि आर भी हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट टाइम का होता है सेकंड, यानी इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब देखें टाइम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम देखते हैं 1 आवर में कितने मिनट्स हैं, वो लिख लेते हैं, यानी 60, ये मिनट्स, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। फिर हम देखते हैं 1 मिनट में कितने सेकंड हैं, ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, ये आंसर आ जाएगा आपका सेकंड में। तो 1 आवर में आपके पास होते हैं 3600 सेकंड, ठीक है, ये हमने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट किया है। आपको कैलकुलेट क्या करना था, ठीक है, लॉस ऑफ हीट यानी हीट रिजेक्टेड बाय द हीट इंजन विच इज़ Q2, ठीक है, और ये जो हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम टाइम 1 आवर ले चुके हैं, तो जो भी Q2 का आंसर आएगा वो होगा लॉस ऑफ हीट पर आवर, ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है, कहाँ से, पावर से, ठीक है, क्योंकि पावर हमें गिवन है, ठीक है, और हमें जो है आगे चाहिए होगा वर्क, तो वर्क हम कैलकुलेट करेंगे। पावर क्या नॉर्मल जो है बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, तो ये हमने बेसिक फॉर्मूला लिखा पावर का, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क किसके इक्वल होगा, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, टी यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास पावर भी है और हमारे पास टाइम भी है, हमने इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, आ जाएगा 1.8 एक्सपोनेंट 9, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है और वर्क का यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है। अब अगर देखें आपका कैलकुलेटर ये नंबर इस तरह नहीं दे रहा है, बल्कि आपको एक बड़ा नंबर दे रहा है 180000 करके, ठीक है, जैसे मेरा कैलकुलेटर भी क्या दे रहा था 18000, अब इतना बड़ा हम नंबर नहीं लिखते हैं। तो जब भी वह छोटा नंबर होता है या बहुत बड़ा नंबर होता है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में। अब आप कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, आप जीरो बैठ के नहीं गिनेंगे कितने जीरो हैं, आप क्या करेंगे, आपका जो भी अगर बड़ा नंबर दे रहा है कैलकुलेटर और साइंटिफिक नोटेशन में नहीं दे रहा है, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, एक की होती है जिस पे लिखा होता है ENG, ठीक है, क्या लिखा होता है, उस पर लिखा होता है E, ठीक है, NG, ये की होती है, आप उसको प्रेस कर दें, ठीक है, इसको प्रेस करने से क्या होगा कि आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में आ जाता है, उसको फिर आप कॉपी कर लें, ठीक है। तो अगर आपके पास आंसर आ रहा है 18000 बहुत सारे, तो आप क्या करेंगे, उसके बाद ENG की प्रेस कर देंगे, आंसर आएगा 1.8 एक्सपोनेंट 9 जूल। अब हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एफिशिएंसी हमारे पास होती है किसी भी डिवाइस की आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और आउटपुट क्या होता है हमारा, यूजफुल वर्क होता है, इनपुट क्या होता है, जो एनर्जी हम उसको दे रहे हैं। तो इंजन की एफिशिएंसी भी इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट है हमारा वर्क, यूजफुल वर्क, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है Q1, ठीक है, यानी ये हम हीट एनर्जी जो देते हैं इंजन को, ये जो हीट एब्जॉर्ब करता है हीट इंजन, वो होती है Q1, ठीक है। तो ये इनपुट हो गई, ये आउटपुट हो गई, तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट एफिशिएंसी। यहाँ पे देखिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे भी ये परसेंट में, ठीक है, एफिशिएंसी नहीं होगी, यहाँ पे सिंपल यानी डेसिमल वाला हमें नंबर लिखना पड़ेगा, जो डेसिमल में एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट की है। अब यहाँ से देखिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम Q1 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एफिशिएंसी हमें पता है और वर्क हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आई है, ये एफिशिएंसी, ये वर्क है और ये Q1 है। Q1 को हम यहाँ पे ले जाएंगे 0.3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 1.8 एक्सपोनेंट 9 को डिवाइड करेंगे 0.3 से, आंसर आएगा 6 एक्सपोनेंट 9। और अगर वही आपका बड़ा नंबर आ रहा है, आप ENG प्रेस करेंगे, आपके पास
इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ जाएगा। ये हो गई, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब बाय द हीट इंजन। हीट एनर्जी है तो ये भी आपके पास किस यूनिट में होगी, जूल में। अब देखें Q2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वर्क के फॉर्मूले से, क्योंकि वर्क कितना होता है, जितना हम हीट एनर्जी देते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो हीट इंजन क्या होता है, वर्क करता है, और बाकी जो हीट एनर्जी वो क्या होती है, वो रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम हीट लॉस्ट। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास फॉर्मूला बनता है वर्क का, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितनी हम हीट दे रहे हैं उसमें से अगर हम माइनस कर दें हीट लॉस्ट, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है वर्क। ठीक है, यानी कि अगर हमने, ठीक है, हीट एनर्जी दी है सपोज, ठीक है, सपोज हमने दी है कि 10 जूल जो है हमने इंजन को दी है, ठीक है, और उसने जो है, ठीक है, रिजेक्ट कर दी है, ठीक है, 3 जूल जो है उसने रिजेक्ट कर दी, तो हम देखेंगे वर्क इसने कितना किया होगा। ठीक है, तो 10 माइनस 3 जो आएगा, ठीक है, 10 में से माइनस 3 करेंगे तो यानी 7 जूल वो होगा आपके पास वर्क। तो जितनी हम हीट एनर्जी, ठीक है, दे रहे हैं और जितनी हीट एनर्जी लॉस हो रही है, अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास वर्क आ जाता है ये। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्क क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने यही फॉर्मूला इस तरह बनाया है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला बन रहा है वर्क इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। अब आपको देखें क्या कैलकुलेट करना है, Q2 कैलकुलेट करना है, माइनस के साथ इधर आगे प्लस हो जाएगा, और ये W जो है प्लस है तो यहाँ आगे माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा Q2 का Q1 माइनस W। Q1 की वैल्यू क्या थी 6 एक्सपोनेंट 9 और वर्क था 1.8 एक्सपोनेंट 9, माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 4.2 एक्सपोनेंट 9 जूल। ठीक है, ये है हीट लॉस या लॉस ऑफ हीट, और यहाँ पे क्योंकि हम टाइम हमने लिया था 1 आवर, तो ये जितनी भी आ रही है आपके पास हीट एनर्जी ये है फॉर 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे आप आगे इसको, ठीक है, मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है, पर आवर, ठीक है, यानी ये है हीट लॉस पर आवर, और अगर आप पर आवर नहीं भी लिखें तब भी अंडरस्टूड है कि ये है लॉस ऑफ हीट पर आवर। ठीक है, तो 4.2 एक्सपोनेंट 9 जूल है हमारा आंसर।